दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि दो खुशखबरी, पेंशनर को मिला 3% पेंशन बढ़ोतरी का एरियर पेंशन भी बढ़कर हुई 40,608वां वेतन आयोग सभी को। दोस्तों, आपको भी मिलेगा एरियर और बढ़ेगी पेंशन। लेटर जारी हुआ है। दोस्तों, खाते में 37,572 की क्रेडिट होगी। केंद्र के पेंशनर्स को 100% फायदा पेंशन और एरियर का होगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं एरियर की पेंशन स्लिप अथॉरिटी लेटर जारी किया गया है। आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में A to Z मिलने वाली है। उससे पहले आपसे हमारा छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और कर्मचारियों से संबंधित, पेंशन धारकों से संबंधित, भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित सभी प्रकार का ताजा तरीन लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे अपलोड होने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखिएगा। और साथियों, आज का वीडियो सभी के लिए बेहद ही खास होने वाला है, चाहे वह कर्मचारी हो, चाहे पेंशन धारक हो और चाहे भूतपूर्व सैनिक हो। इसलिए इस वीडियो को उन सभी तक अवश्य पहुंचा दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को आज की इस अपडेट का इन्फॉर्मेशन आसानी से प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं, विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारा एक और निवेदन है, आधी अधूरी नहीं, अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना होगा, लास्ट तक बने रहना होगा, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके। आइए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि आज का वीडियो चाहे कर्मचारी हो, चाहे पेंशन धारक हो, चाहे भूतपूर्व सैनिक हो, उन सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आइए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं, विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं आज की सारी इन्फॉर्मेशन को। दोस्तों, देश भर के लाखों लाख कर्मचारी, 70 लाख से अधिक पेंशन धारकों की सैलरी, पेंशन, एरियर, महंगाई भत्ते, 8वें केंद्रीय वेतन आयोग, 18 महीने एरियर, साथ ही साथ कार्मिक मंत्रालय और पेंशन मंत्रालय से महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी जारी हुए हैं सभी के लिए। कर्मचारी व 65 लाख से अधिक पेंशन धारकों के लिए आज का वीडियो दोस्तों काफी महत्वपूर्ण रहेगा। आप सभी से एक छोटी सी पुनः गुजारिश है दोस्तों कि इस वीडियो को लाइक और नीचे ब्लैक कलर के बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों, ताकि कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको सरकारी कर्मचारी, पेंशन धारकों एवं भूतपूर्व जवानों के अकॉर्डिंग सभी खबरें सही, सटीक व तथ्यों पर आधारित देखने को मिल जाती है। तो चलिए विस्तार पूर्वक जान लेते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले 8वें वेतन आयोग के संभावित फैक्टर मिनिमम बेसिक पे की गणना को लेकर समझने वाले हैं। यह वीडियो जानकारी से भरपूर होने वाला है, इसलिए आपसे पुनः अनुरोध है कि इसे अंत तक जरूर देखिएगा। हिस्टोरिकल डाटा का विश्लेषण करना बड़ा आवश्यक है दोस्तों। किसी भी वेतन आयोग को समझने के लिए उसका पिछला इतिहास बहुत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए हम पिछले 3 वेतन आयोग का डाटा का विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले 5वां वेतन आयोग। 5वां वेतन आयोग दोस्तों 1 जनवरी 1996 से लागू हुआ था। इस वेतन आयोग में साथियों न्यूनतम बेसिक पे 2550 निर्धारित की गई थी। यह राशि पिछले यदि चौथे वेतन आयोग के न्यूनतम बेसिक पे 750 रुपए से लगभग 3.40 गुना रखी गई थी। वहीं पर अब छठे वेतन आयोग की चर्चा करते हैं। यह 1 जनवरी 2006 से लागू किया गया था। इसमें न्यूनतम बेसिक पे 5200 निर्धारित की गई थी। इस वेतन आयोग में ग्रेड पे की व्यवस्था शुरू की गई थी दोस्तों अगर ग्रेड पे की बात करें तो ग्रेड पे की जो व्यवस्था थी वह छठे वेतनमान में ही शुरू किया गया था। यह बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन है साथियों, जिसमें 1800 रुपए न्यूनतम ग्रेड पे रखा गया था। इस प्रकार छठे वेतन आयोग में बेसिक पे 5200, ग्रेड पे 1800 रुपए, कुल न्यूनतम बेसिक पे आपका 7000 निर्धारित किया गया। यह राशिफल लगभग 2.75 गुना थी। अब 7वें वेतन आयोग की चर्चा करते हैं। 7वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया था। दोस्तों, इस वेतन आयोग में न्यूनतम बेसिक पे 18,000 रुपए निर्धारित की गई थी। साथ ही ग्रेड पे की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो ग्रेड पे की जो शुरुआत हुई दोस्तों 6वें वेतनमान से शुरू हुई थी और 7वें वेतनमान से इसकी समाप्ति भी कर दी गई थी।
दोस्तों अब बात करते हैं 18,000 न्यूनतम बेसिक पे के 7,000 की तुलना में लगभग 2.5 गुना से अधिक रखा गया था। दोस्तों 2.57 के लगभग फिटमेन फैक्टर में गिरावट का ट्रेंड अगर हम 3 वेतन आयोग को एक साथ देखें तो यह ट्रेंड एक साथ देखने को मिलता है। हर नए वेतन सेक्टर में लगातार कमी आती गई है। 5वें वेतन आयोग में गिरावट 0.43 की एवं चौथे में 0.65 अंकों की, वहीं पर 7वें वेतन आयोग में गिरावट 0.17 अंकों की, यानी औसतन फिटमेन फैक्टर की गिरावट का आंकड़ा लगभग 0.42 के आसपास बैठता है। दोस्तों वहीं प्रतिशत का तुलनात्मक अध्ययन क्या कहता है? दोस्तों अब हम देखते हैं कि जब जब वेतन आयोग लागू हुआ उस समय महंगाई भत्ता कितना था। दोस्तों आज के समय में महंगाई भत्ता 148% है। छठे वेतन आयोग के समय डीए 86% पर था। 7वें वेतन आयोग के समय डीए 125% पर था। दोस्तों अब अनुमान है कि 1 जनवरी 2026 के आसपास जब 8वां वेतनमान लागू होगा तब डीए लगभग 60% के आसपास रह सकता है। दोस्तों इतना कम डीए प्रतिशत यह संकेत देता है कि 8वें वेतन आयोग में फिटमेन फैक्टर 7वें वेतन आयोग से कम रहने की संभावना है। दोस्तों अब सरकार द्वारा जारी टर्म ऑफ रेफरेंस पर नजर डालते हैं। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2025 को 8वें वेतन आयोग के कार्यक्षेत्र को मंजूरी दी थी। दोस्तों इन निर्देशों में मुख्य रूप से यह बातें शामिल की गई थी: देश की वर्तमान आर्थिक स्थिति और वित्तीय विकास और कल्याणकारी योजनाओं के लिए संसाधनों की उपलब्धता, ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी संस्था रहित योजनाओं का वित्तीय बोझ, राज्य सरकारों पर पड़ने वाला वित्तीय प्रभाव, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र की वेतन संरचना, इन सभी बिंदुओं से साफ संकेत मिलता है कि सरकार बहुत ज़्यादा वेतन वृद्धि के पक्ष में नहीं है। दोस्तों संभावित फिटमेन फैक्टर का अब अनुमान क्या कहता है? इन सभी तथ्यों और विश्लेषण के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि 8वें वेतन आयोग का फिटमेन फैक्टर लगभग 1.90 से लेकर के 2.15 के बीच रह सकता है। दोस्तों और इसी आधार पर मिनिमम बेसिक पे की गणना भी हम समझ लेते हैं। मिनिमम बेसिक पे की गणना क्या कहती है? वर्तमान में 7वें वेतन आयोग में मिनिमम बेसिक पे 18,000 रुपये है। अगर हम 2.15 फिटमेन फैक्टर मान लेते हैं दोस्तों, तो 18,000 को जब गुणा किया जाता है 2.15 से तो 38,700, यानी इसे राउंड फिगर करके 39,000 माना जा सकता है। यानी कि जो 18,000 का मिनिमम बेसिक पे है वह बढ़कर 39,000 के आसपास जा सकता है। तो दोस्तों ऐसे में 8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारी व पेंशन धारकों के मन में कई आशंकाएं चल रही हैं। जो मीडिया रिपोर्ट निकलकर सामने आ रहे हैं, फिटमेन फैक्टर 3 के आसपास या 3.30 के आसपास रह सकता है। यह सिर्फ कोरी कल्पना है दोस्तों। फिटमेन फैक्टर वास्तविकता में 2 के आसपास ही रहने की पूरी संभावना है। तो ऐसे में 8वें वेतन आयोग को लेकर जो कोरी कल्पना मीडिया में चल रही है कि सैलरी पेंशन आपकी दोगुनी हो जाएगी, तो वह अभी पूरी तरह स्पष्ट नहीं है दोस्तों। लेकिन फिटमेन फैक्टर 2 के आसपास रहेगा और इसी आधार पर आपकी सैलरी पेंशन में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब चलिए दोस्तों अगली बड़ी इन्फॉर्मेशन की चर्चा कर लेते हैं। 8वें वेतन आयोग के फिटमेन फैक्टर को लेकर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन 8वें वेतन में बदलाव भी देखने को मिल सकते हैं जो कर्मचारी पेंशन धारकों के पक्ष में आ सकते हैं। सबसे पहले 8वें वेतन आयोग में कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 15 वर्षों से घटाकर 11 साल किया जा सकता है। जेसीएम के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने और मांग की गई है कि कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि कई राज्य 11 या 12 साल निर्धारित कर चुके हैं, फिर केंद्र सरकार 15 साल तक कम्यूटेशन रिकवरी क्यों वसूलते हैं? इसी को लेकर दोस्तों हाल ही में मांग पत्र भेजा गया है कमेटी के सामने और माना जा रहा है कि कमेटी इस पर गंभीरता पूर्वक विचार करेगी और 8वें वेतन आयोग के लागू हो जाने के साथ ही कम्यूटेशन रिकवरी की अवधि को 15 वर्षों से घटाकर 11 या फिर 12 साल निर्धारित किया जा सकता है। दोस्तों साथ ही जेसीएम ने 8वें वेतन आयोग में एडिशनल पेंशन के नियमों में बदलाव की वकालत की है। उन्होंने मांग की है कि अभी एडिशनल पेंशन का फायदा 80 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद मिलना शुरू होता है, जबकि देश भर में औसतन आयु बेहतर 72 या 73 वर्ष है दोस्तों। तो ऐसे में एडिशनल पेंशन का फायदा पेंशन धारकों को 65 वर्ष
वर्ष से दिया जाना चाहिए। 65 वर्ष की आयु में 5% बेसिक पेंशन में वृद्धि, 70 वर्ष में बेसिक पेंशन में 10% की वृद्धि और 75 वर्ष में बेसिक पेंशन में 15% की बेसिक वृद्धि और 80 वर्ष में बेसिक पेंशन में 20% की वृद्धि, ये सभी मांगे सरकार तक पहुंचाई जा चुकी हैं। और मांग की गई है कि जल्द से जल्द 8वें वेतन आयोग को लागू हो जाने के साथ ही एडिशनल पेंशन के नियमों को संशोधित करते हुए 65 वर्ष से एडिशनल पेंशन का फायदा पेंशनर्स को दिया जाना चाहिए। दोस्तों, अब देखने वाली बात है कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी के सामने यह बात जब पहुंच चुकी है तो क्या कमेटी इस बात को गंभीरता से लेती है। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के लागू हो जाने के साथ ही क्या सरकार एडिशनल पेंशन 65 वर्ष की आयु से देना शुरू करती है। दोस्तों, यह अभी सस्पेंस बना हुआ है। 8वां वेतन आयोग लागू होगा तभी इसको लेकर क्लेरिफिकेशन मिल पाएगा। वहीं पर दोस्तों आगे मांग रखी गई है, अर्थात महंगाई भत्ते के फार्मूले में भी बदलाव को लेकर भी वकालत की गई है। उनके सचिव शिव गोपाल मिश्रा के द्वारा प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में जो महंगाई भत्ता, महंगाई राहत बढ़ाया जाता है वह केवल 2 या 3% ही बढ़ता है। अधिक से अधिक ऐसे में बाजार की वास्तविक महंगाई ज्यादा बढ़ती है और महंगाई भत्ते, महंगाई राहत का प्रतिशत कम रह जाता है। दोस्तों, इसमें बराबरी का हक देने के लिए कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के फार्मूले में वर्तमान आंकड़ों के आधार पर संशोधित किया जाना चाहिए। ऐसे में महंगाई भत्ते, महंगाई राहत में परिवर्तन करते हुए उसे आज के परिवेश के हिसाब से तैयार किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारी पेंशन धारकों को बाजार की वास्तविक जो महंगाई बढ़ती है उसके अनुरूप महंगाई भत्ते प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिल पाए। तो ऐसे में महंगाई भत्ते के फार्मूले में बदलाव की वकालत की गई है। दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा के द्वारा आगे जो महत्वपूर्ण मांग रखी गई है उसकी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, मांग की गई है कि पेंशन को आयकर मुक्त श्रेणी में लेकर आया जाना चाहिए। जब सांसदों और विधायकों की पेंशन आयकर मुक्त रह सकती है तो केंद्र सरकार पेंशन धारक जो कि केंद्रीय हैं उनसे पेंशन पर टैक्स क्यों वसूलती है। इसलिए पेंशन को टैक्स के दायरे में लेकर लाया जाना चाहिए। अब चलिए दोस्तों, अंतिम बड़ी खबर की चर्चा कर लेते हैं जिसका इंतजार हर कर्मचारी और पेंशन धारकों को बेसब्री से रहता है। आपके 18 माह लंबित एरियर को लेकर के आखिर मामला कहां पहुंचा। अभी एससी में यह मामला विचाराधीन है। दोस्तों, एससी ने सरकार से पूछा है कि लंबित बकाया 18 माह एरियर का भुगतान 8% ब्याज दर के साथ किया जाता है तो सरकार पर कुल कितना वित्तीय भार आएगा। 8% ब्याज दर के साथ 18 माह एरियर का भुगतान किया जाता है तो सरकार पर कुल कितना वित्तीय भार आएगा। यह जवाब दाखिल कर देगी केंद्र सरकार, उसके बाद ही इस केस की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा और उम्मीद है कि कर्मचारी व पेंशन धारकों के पक्ष में यह फैसला आएगा। क्योंकि जिस प्रकार से अपडेट निकलकर सामने आ रही हैं, जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं, उससे यह स्पष्ट रूप से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले समय में कर्मचारी संगठनों के द्वारा सरकार के समक्ष जो भी मांगे रखी गई हैं उन पर सरकार विचार करेगी और उनमें से अधिकतर मांगे पूरी होने की संभावना है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज के अपडेट आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। साथियों, कर्मचारियों, पेंशन धारकों और भूतपूर्व सैनिकों के रिगार्डिंग जो भी लेटेस्ट अपडेट हमको ऊपर से प्राप्त होते हैं वह सभी इस चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिल जाते हैं। इसलिए आपसे हमारा पुनः रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे अपलोड होने वाले सभी वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तथा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कीजिएगा और लाइक करके हमारा मोटिवेशन अवश्य बढ़ाइएगा। दोस्तों, इस वीडियो को अपने सभी साथी कर्मचारियों को, पेंशन धारकों को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को आज की इस अपडेट का इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो सके। दोस्तों, अब मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।